इसके अलावा हमने यहां पे क्या सीखा है, रीअपोर्शनमेंट के सर 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड, एक होता है आपका स्टेप डाउन, एक होता है आपका इंटर ट्रांसफर। और इंटर ट्रांसफर में आती है आपकी, बिल्कुल सही संस्कार देवांग, इंटर ट्रांसफर में आती है आपकी 2 टेक्निक्स, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखिए सबसे पहले डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड। देखो डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड क्या बोलता है, जब आप सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा वापस से बांट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ला रहे हो, तो ऐसा मान लेना कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस नहीं दे रहा है। सिंपल बात है। स्टेप डाउन मेथड क्या कहता है, तो डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड तो सर बिल्कुल सिंपल सा है कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बटेगा, ठीक है ना। उसके लिए जो भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चन की नुएंसेस पे भी आऊंगा। स्टेप डाउन मेथड क्या कहता है, स्टेप डाउन मेथड कहता है सर आप ना सभी डिपार्टमेंट्स की, सभी सर्विस डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग करो। कैसे करनी है डिस्कस करूंगा। आप सर सभी सर्विस डिपार्टमेंट्स की ना रैंकिंग करो, जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होगा सबसे पहले तो फॉर्मेट ही उसके अकॉर्डिंग बनेगा। सबसे पहले तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स लिख दोगे, उसके बाद फॉर्मेट में सबसे लास्ट में यहां पे वो वाला सर्विस डिपार्टमेंट लिखा जाएगा जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद वो वाला सर्विस डिपार्टमेंट लिखा जाएगा जो थोड़ा छोटा होगा, और उसके बाद वो वाला सर्विस डिपार्टमेंट जो सबसे छोटा होगा। तो पहली बात सर आप इस हायरार्की में उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग यहां पे सर्विस डिपार्टमेंट्स लिखेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग आप यहां पे क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी रीअपोर्शनमेंट। आपने यहां पे ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट लिख रखे होंगे। अब जब रीअपोर्शनमेंट भी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले रीअपोर्शनमेंट किसकी होगी, जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जो सबसे आखिरी में आपने लिखा है, सबसे आखिरी में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट लिखा है, तो सबसे पहले इस डिपार्टमेंट की रीअपोर्शनमेंट होगी, इसका खर्चा रीअपोर्शन होगा। अब खर्चा रीअपोर्शन कैसे होगा, तो पहली बात सबसे पहले तो सबसे बड़े डिपार्टमेंट का रीअपोर्शन, उसके बाद ये डिपार्टमेंट का खर्चा जब रीअपोर्शन होगा तो ये अपने आगे वाले डिपार्टमेंट को सर्विस देगा, तो इसके आगे वाले डिपार्टमेंट्स में इसका खर्चा रीअपोर्शन होगा। जब सेकंड डिपार्टमेंट का खर्चा रीअपोर्शन होगा तो इसका खर्चा इसके आगे वाले डिपार्टमेंट्स में रीअपोर्शन होगा। जब तीसरे डिपार्टमेंट का खर्चा रीअपोर्शन होगा तो इसके आगे वाले डिपार्टमेंट्स में रीअपोर्शन होगा। एक तरह से यहां पे हिडन अजम्पशन क्या लग रही है, ये डिपार्टमेंट अपने आगे वाले डिपार्टमेंट को सर्व करेगा, अपने पीछे वाले डिपार्टमेंट को सर्व नहीं करेगा। ये वाला डिपार्टमेंट भी अपने आगे वाले डिपार्टमेंट को सर्व करेगा, अपने पीछे वाले डिपार्टमेंट को सर्व नहीं करेगा। तभी हमने उसी के अकॉर्डिंग, रैंकिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मेट को अरेंज किया है। सिंपल बात है। अच्छा, अब सर यहां पे पहले मैं इतनी बात कर लेता हूं। देखिए आपके पास सिचुएशन बन रही है स्टेप डाउन की। सिचुएशन क्या बन रही है क्वेश्चन में आपके पास, स्टेप डाउन की सिचुएशन ये बनी कि आपके पास 2 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, P1 P2, और 3 आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 S2 S3। अब आपको डेटा दिया हुआ है S3 P1 P2 S1 S2, इन चारों को सर्व करता है। S1 P1 P2 और S2 को सर्व करता है, और S2 P1 और P2 को सर्व करता है। अब आपको इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, और डेटा आपको ये वाला इस तरीके से कैसे देगा वो सीधा बताएगा। ये वाला सर्विस डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स को किस किस चीज की सर्विस देता है, कितने कितने घंटे लगाता है, कितने एम्प्लॉइज पे सर्विस देता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डेटा पे। एम्प्लॉइज की पे सर्विस देता है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिख रखे होंगे, आवर्स पे सर्विस देता है तो नंबर ऑफ आवर्स लिख रखे होंगे कि इस डिपार्टमेंट को इतने इतने घंटों की सर्विस देता है। इसी तरीके से सर्विस 1 सर्विस 2 का आपको डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड ऑफ रैंकिंग आपने क्या किया है, फर्स्ट मेथड ऑफ रैंकिंग आपके पास ये है, बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है सर, वो बड़ा डिपार्टमेंट है। तो S3 4 को सर्व कर रहा है, S1 3 को सर्व कर रहा है, S2 2 को सर्व कर रहा है। तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट S3, दूसरा S1, तीसरा S2। तो आप पहले फॉर्मेट को भी ऐसे ही अरेंज करोगे, P1 P2, ये तो एज इट इज लिख दिया। लास्ट में कौन सा लिखा जाएगा, S3, उसके बाद कौन सा लिखा जाएगा, S1, उसके बाद S2। अब आप क्वेश्चन में यहां पे लिखेंगे टोटल ओवरहेड्स,
बिफोर रीअपोर्शनमेंट जो भी आपको क्वेश्चन में दिए होंगे या आपने निकाले होंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, अगर आपने निकाले हैं या क्वेश्चन ने दे रखे हैं तो आप अब फॉर्मेट को अरेंज कर चुके हैं। आपने S1 S2 S3 नहीं लिखा है, आपने S2 S1 S3 लिखा है। तो खर्चों को भी जंबल्ड कर देना, कहीं पता चले सिली मिस्टेक करते हुए सीरीज में लिखा हो। मेरी बात समझ आई? क्योंकि क्वेश्चन में डेटा सीरीज में दिया होगा, आप जंबल्ड कर चुके हो इन डिपार्टमेंट्स को, तो उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले रीअपोर्शनमेंट ऑफ S3 करोगे, इसका खर्चा आगे, फिर S1 उसका आगे। अब यहां पे जो एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा था, आपने S1 का S3 का खर्चा यहां से माइनस किया, यहां पे लिखा, यहां पे लिखा, यहां पे लिखा, यहां पे लिखा। इनका ओरिजिनल खर्चा वो सारा तो आपने यहां पे लिख ही रखा था। अब जब इसके बाद आप रीअपोर्शनमेंट ऑफ S1 करोगे तो कुछ नालायक यहां पे गलती करते हैं, सिर्फ इसका ओरिजिनल खर्चा यहां पे रीअपोर्शन कर देते हैं। ऐसा मत कर देना। जब आप दूसरे डिपार्टमेंट का खर्चा रीअपोर्शन कर रहे हो तो उसका ओरिजिनल खर्चा प्लस जो S3 से बट के आया है, यह टोटल खर्चा यहां पे लिखा जाएगा और इसकी आगे रीअपोर्शनमेंट होगी, यहां पे, यहां पे, यहां पे। और उसके बाद जब आप S2 का खर्चा रीअपोर्शन करोगे तो ये टोटल यहां पर रीअपोर्शन होगा, क्योंकि निल बनाना है आपको, ठीक है ना। तो आपके पास एंड में इनका पूरा पूरा खर्चा आ जाएगा, यहां पे निल हो जाएगा। ये हो गया आपका स्टेप डाउन। अब यहां पे आती है दूसरी दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये, दिक्कत नहीं है मतलब क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग है, अलग अलग तरीकों के सवाल है। सर आपको क्वेश्चन में सिचुएशन दे दी है और आपको कह दिया है डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड लगा दो। मतलब अभी मैंने पहला केस डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि आपको सिचुएशन है क्वेश्चन में स्टेप डाउन की और लगाना है डायरेक्ट ट्रांसफर। कैसे लगाओगे? सर अगर आपके पास सिचुएशन स्टेप डाउन की है और आपको स्टेप डाउन ही लगाना है तो सर आपको पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत है। स्टेप डाउन की सिचुएशन है और स्टेप डाउन ही लगाना है तो आप पूरा फॉर्मेट बनाओ। पूरा फॉर्मेट का मतलब सर्विस डिपार्टमेंट भी लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन है स्टेप डाउन की, लगाना है आपको डायरेक्ट ट्रांसफर, तो आप एक काम करिए, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के कॉलम बनाइएगा और यहां पे सीधा सीधा टोटल ओवरहेड्स लिखिएगा बिफोर रीअपोर्शनमेंट, इसका खर्चा, इसका खर्चा। बाकी जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं बिफोर रीअपोर्शनमेंट, उसके कॉलम्स बना के उनको लिखने की जरूरत ही नहीं। आप लिखना चाहो, मार्क्स नहीं कटेंगे, जरूरत नहीं है बेटा, टाइम बचाना है पेपर में अपना। उसके बाद सीधा सीधा शुरू हो जाओ, रीअपोर्शनमेंट ऑफ S1, रीअपोर्शनमेंट ऑफ S2, रीअपोर्शनमेंट ऑफ S3। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर सर्विस 1 का खर्चा प्रोडक्शन 1 2 में बांटना है, डेटा तो सर इन तीनों का दे रखा है। अरे इग्नोर कर दो ना इसको। ऐसे ही किसी बच्चे के मन में डाउट आए, सर S3 का खर्चा बांटना तो P1 और P2 में है, डेटा तो सर इन चारों का दिया हुआ है, इग्नोर कर दो इसको। सिंपल बात, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर बोला। डायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब ही क्या था? एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देगा। तो अगर क्वेश्चन ने डायरेक्ट लगाने को बोला है तो हम इनको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सीधा सीधा P1 P2 की जो रेशो बन रही होगी यहां से, उस रेशो में सीधा सीधा ये खर्चा यहां पे बांटते जाएंगे और आपके पास सारा सर्विस का खर्चा बढ़ जाएगा। आपके पास टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट आ जाएगा। ये यहां तक बात डिस्कस हुई। अब आती है सर आखिरी सिचुएशन, इंटर ट्रांसफर। अच्छा, पहली बात, आपको क्वेश्चन ये बोल दे सॉल्व दिस क्वेश्चन एज पर इंटर ट्रांसफर, या आपको क्वेश्चन ऐसे बोल दे सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, या आपको क्वेश्चन ये बोल दे सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड, तो बात एक ही है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इंटर ट्रांसफर को रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, स्टेप डाउन को नॉन रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, ठीक है ना। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब एक सर्विस दूसरे को सर्विस दे रहा है, दूसरे वाला पहले को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, यहां पे कर रहा है। अब सर यहां पे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, P1 P2 S1 S2, मान लो आपने इनका टोटल खर्चा बिफोर रीअपोर्शनमेंट, जो भी आपने क्वेश्चन में सॉल्व किया, कॉमन खर्चों को बांटा, आपके पास इसका 1 लाख आ गया, इसका 50,000 आ गया, इसका लेट से 25,000 आया है और S2 का लेट से 10,000 आया है। और आपको डेटा दिया हुआ है S1 P1 को सर्विस देता है, P2 को सर्विस देता है,
S1 S2 और ऐसे ही S2 इन सबको सर्विस देता है और आपको डेटा दिया हुआ है, इसको 20%, इसको 25% अपने आप को सर्व कर नहीं सकता, बाकी कितना बचा 55% S2 को सर्व करता है। और S2 P1 को 30%, इसको 35% और S1 को बचा हुआ कितना बचा ये 35% और अपने आप को सर्व कर नहीं सकता। अब आपको इस तरीके का डेटा दे दिया। अब इक्वेशंस कैसे बनाओगे? यहां पे कई बच्चे इक्वेशंस बनाने के लिए एंड मूवमेंट पे भी गलती करते हैं। सर पहले तो ना यहां से एनालिसिस लगा लेना, S1 डिपार्टमेंट S2 को कितनी सर्विस देता है 55%, S1 S2 को 55%, S2 S1 को कितनी सर्विस देता है 35%, S2 S1 को 35%। इस तरीके से ना एक शॉर्ट एनालिसिस क्वेश्चन पेपर में बना के रख लेना, उससे चांसेस घट जाएंगे इक्वेशन बनाने में गलती के लिए। अब सर S1 का टोटल खर्चा कितना, S1 का टोटल खर्चा कितना, उसका खुद का खर्चा 25,000 प्लस जो S2 से बट के S1 में आएगा, S2 से बट के S1 में कितना जाएगा 35%। बच्चे यहां पे 55% लगा देते हैं, कहने का मतलब है वो सीधा सीधा इसको देख लेते हैं ये 55% है S1 से S2, मेरे को देखना क्या है S2 से S1 में कितना आएगा। तो हमने यहां से देख लिया S2 S1 को 35% की सर्विस दे रहा है तो 35% आएगा, 35% ऑफ S2। इसी तरीके से S2 का टोटल खर्चा कितना, उसका खुद का खर्चा 10,000 जो यहां पे लिखा था, प्लस S1 से बट के S2 में कितना जाएगा, S1 से बट के S2 में कितना जाएगा 55%, दैट इज 55% ऑफ S1। ये आपके पास इक्वेशन बनी है, इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने में भी ताकि एंड टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले तो इन परसेंटेजेस को पॉइंट्स में लिख लेना। 35% को जैसे मैं 0.35 लिख सकता हूं, 55% को मैं 0.55 लिख सकता हूं। उसके बाद सिंपल सी बात है सब्स्टिट्यूट करना है, S1 की ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना, सारी इक्वेशन S2 की टर्म्स में बन जाएगी, S2 की वैल्यू आएगी, यहां पे सब्स्टिट्यूट करना, S1 की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यूज आपके पास यहां पे S1 की और S2 की आए इक्वेशंस को सॉल्व करके, आपने ऊपर यहां पे क्या अमाउंट निकाला है ये नहीं देखना है। फिर आपको S1 की जो वैल्यू आपने यहां पे निकाली है एज इट इज उस वैल्यू को यहां पे लिखिए और इसको नॉर्मल तरीके से जैसे क्वेश्चन में दे रखा है P1 को 20%, P2 को 25%, S2 को 55% बांट दो। इसी तरीके से S2 में क्या बट के आया आपको देखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन से जो आपने S2 का खर्चा निकाला है उसको यहां पे लिखिए और P1 में 30%, P2 में 35%, S1 में 35% बांट दीजिए सब में, और अल्टीमेटली एट द एंड आपका टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट अपने आप सर्विस डिपार्टमेंट का निल बन चुका होगा। ठीक है जी, सिंपल चीज है ये। उसके बाद सर यहां पे और क्वेश्चंस की अब नुएंसेस कैसे आ सकती हैं। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, आपने होमवर्क में भी किया है, हमने क्लास में भी किया ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैंने स्टेप डाउन में कहा ना, सिचुएशन है स्टेप डाउन की, लगाने को बोल दिया डायरेक्ट मेथड। अब सर सिचुएशन है इंटर ट्रांसफर की, सिचुएशन है इंटर ट्रांसफर की, पहली बात आपको बोल दिया डायरेक्ट ट्रांसफर लगा दो। अगर आपको इंटर ट्रांसफर की सिचुएशन में डायरेक्ट ट्रांसफर लगाना है, मतलब P1 P2 S1 S2, लॉजिकली S1 S2 को सर्विस दे रहा है, S2 S1 को सर्विस दे रहा है, तो इंटर ट्रांसफर की सिचुएशन है। लेकिन लगाना क्या है डायरेक्ट ट्रांसफर, इग्नोर कर दो इस बात को। आप ये मान लोगे S1 S2 को सर्विस नहीं दे रहा, S2 S1 को सर्विस नहीं दे रहा, फिर तो दिक्कत ही खत्म हो जाती है। आपको इनके कॉलम भी बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे स्टेप डाउन में बताया था, आप सीधा सीधा खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट 1 का और सर्विस डिपार्टमेंट 2 का P1 P2 में बांट दोगे। तो अगर इंटर ट्रांसफर हो तब भी डायरेक्ट ट्रांसफर लगाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप डाउन हो तो भी डायरेक्ट ट्रांसफर लगाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल बात है। लेकिन अब सर आती है तीसरी सिचुएशन, सिचुएशन है आपके पास इंटर ट्रांसफर की और लगाने को बोल दिया आपको स्टेप डाउन। सर बड़ी दिक्कत है यहां पे, तो अब दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह है अगर इंटर ट्रांसफर की सिचुएशन में स्टेप डाउन लगाना है, स्टेप डाउन लगाने के लिए सबसे पहले देनी पड़ती है रैंकिंग। अब सर एक बात बताओ, P1 P2 S1 S2, S1 S2 को सर्व कर रहा है, S2 S1 को सर्व कर रहा है, ये दोनों P1 P2 को तो सर्व कर ही रहे हैं,
तो S1 कितने डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है? P1 को, P2 को और S2 को, 3 डिपार्टमेंट्स को। S2 कितने डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है? P1 को, P2 को और S1 को, 3। रैंकिंग कैसे करोगे? क्योंकि रैंकिंग कैसे करते हैं? बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा होता है? जो ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सर्विस देता है। चलो, तो सर यहां पे मैं बात कर रहा था कि अब आपको यहां पे इंटर ट्रांसफर की सिचुएशन है, बस इंटर ट्रांसफर की सिचुएशन है और आपको स्टेप डाउन लगाने को क्वेश्चन ने बोल दिया है। अब सर यहां पे स्टेप डाउन कैसे लगा दे? क्योंकि स्टेप डाउन में रैंकिंग करनी पड़ती है, और रैंकिंग कैसे होती है? बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा जो ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है। अब वो तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहे हैं, तो क्या करें सर? तो इसके लिए अब आपके पास सेकंड मेथड आता है। पहला मेथड हमने रिवाइज कर लिया। सेकंड मेथड कहता है सर आप एक काम करो, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है आप वो निकालो, और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है सर आप वो निकालो। मान लो सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को 20% की सर्विस दे रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को 15% की सर्विस दे रहा है। तो जो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ज्यादा परसेंटेज की सर्विस दे रहा है सर वो आपका बड़ा डिपार्टमेंट है। तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 को 20% की सर्विस दे रहा है, ज्यादा परसेंटेज की सर्विस दे रहा है, तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 बड़ा डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 छोटा डिपार्टमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इंटर ट्रांसफर लगा देंगे, सॉरी स्टेप डाउन लगा देंगे। प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 सर्विस 2 सर्विस 1, क्योंकि सर्विस 1 बड़ा डिपार्टमेंट आया तो पहले इसका खर्चा लिखा जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब रीअपोर्शनमेंट होगी, रीअपोर्शनमेंट भी पहले किसकी होगी? बड़े डिपार्टमेंट की, सर्विस डिपार्टमेंट 1 की। तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 का खर्चा इसके आगे वाले सभी डिपार्टमेंट्स में चला जाएगा। उसके बाद आप करोगे सर्विस डिपार्टमेंट 2 की रीअपोर्शनमेंट। तो बच्चे बोलते हैं सर सर्विस डिपार्टमेंट 2 तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 को भी सर्व करता है, लेकिन मेरा स्टेप डाउन क्या कहता है? कोई भी डिपार्टमेंट अपने आगे वाले डिपार्टमेंट को सर्व करेगा, अपने पीछे वाले डिपार्टमेंट को सर्व नहीं करेगा। तो इस बात को हम कर देंगे यहां पे इग्नोर। सर्विस डिपार्टमेंट 2 का यहां पे टोटल खर्चा, और ये अपने आगे वाले डिपार्टमेंट में बांट देगा, आपके पास इनके टोटल खर्चे आ जाएंगे, यहां पे निल खत्म। कहने का मतलब है इंटर ट्रांसफर की सिचुएशन में स्टेप डाउन कैसे लगाना है, उसमें दिक्कत आती है रैंकिंग की, और फिर रैंकिंग कैसे करनी है? एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है। सर कोई और मेथड भी होता है? तो तीसरा मेथड है एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए खर्चा कितना कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट के लिए खर्चा कितना कर रहा है। मान लो सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 के लिए 20,000 का खर्चा कर रहा है, और 2 1 के लिए 12,000 का खर्चा कर रहा है। तो खर्चे के हिसाब से भी डिपार्टमेंट 1 ने डिपार्टमेंट 2 के लिए ज्यादा खर्चा किया है तो ये बड़ा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 2 कम खर्चा कर रहा है तो ये छोटा डिपार्टमेंट। और दूसरी बात सर, अगर आपको इसके बेसिस पर रैंकिंग करनी है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए खर्चा कितना कर रहा है, तो आपको परसेंटेज तो निकालनी ही पड़ेगी। बेसिकली जो सेकंड मेथड ऑफ रैंकिंग था वो तो फिर आपको करना ही पड़ेगा थर्ड मेथड करने के लिए। और सर अब यहां पे कुछ बातें सुनिए, छोटी छोटी चीजें जिसमें गलती होने के चांसेस। पहली चीज, फर्स्ट प्रेफरेंस रैंकिंग की हमेशा जो पहला मेथड था उसको मिलेगी। मतलब पहले आप जेन्युइन तरीके से देंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है उसके बेसिस पे रैंकिंग। वो ना लग पाए तो सेकंड प्रेफरेंस किसको है? अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, परसेंटेज बेसिस पे। अगर ये भी नहीं लग पा रही है, वैसे तो ऑब्वियसली ये तो लगेगी लगेगी, मतलब तीसरी प्रेफरेंस आखिरी में आके कॉस्ट के बेसिस पे करनी है, और ये बेसिकली क्वेश्चन बताएगा। और ये करने के लिए आपको परसेंटेज तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब सर परसेंटेज निकालते हुए लेट्स से मैं आपको डेटा दे दूं कि S1, जैसे एक क्वेश्चन में भी हमें ऐसा डेटा दिया हुआ था, ई बुक्स वाला क्वेश्चन था, S1 डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे सर्विस देता है, और S2 डिपार्टमेंट टाइम के बेसिस पे सर्विस देता है। और मैं आपको बोल दूं S1 डिपार्टमेंट P1 P2 S1 S2 इन सबके एम्प्लॉइज मैं आपको दे दूं। P एम्प्लॉइज मान लो इसके 60, इसके 50, यहां पे 20 और यहां पे मैं लिख दूं 30। ऐसे ही मैं टाइम लिख दूं, P1 में मान लो मैं लिख दूं 2000 आवर्स,
P2 में मैं लिख दूं 1500 घंटे, S1 में मैं लिख दूं 1200 घंटे और S2 में मैं लिख दूं 600 घंटे। अब सर S1 के लिए आप परसेंटेज निकालोगे कि S1 S2 को कितनी सर्विस देता है। तो पहली बात, S1 किस पे सर्व करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखोगे। S1 S2 को कितनी सर्विस देता है ये निकालना है, तो S1 S2 के कितने एम्प्लॉइज को सर्व करता होगा, 30 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज P1 60 प्लस P2 50 प्लस S2 के ही 30। यहां पे S1 के खुद के एम्प्लॉइज मत लिख देना, हमेशा ध्यान रखना खुद को सर्व करने के लिए तो बाउंड है, बल्कि अपने आप को सर्व करने के लिए जो खर्चा आया वो रिकवर बाकी सबसे करना है, अपने आप से थोड़ा ना रिकवर कर सकता हूं। तो परसेंटेज के लिए अपने खुद के एम्प्लॉइज को हमेशा या अपनी खुद की रेशो को इग्नोर करना है। यहां से आपके पास एक परसेंटेज आएगी, लेट से ये 20% आ जाती है, जो भी आएगी। इसी तरीके से S2 S1 को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है, तो पहली बात S2 किस पे सर्व करता है, टाइम पे, तो S2 S1 के लिए 1200 घंटे लगाता है डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। P1 के लिए 2000 प्लस P2 के 1500 S1 के 1200। इसके खुद के आवर्स मत लिख देना यहां पे, अगेन सेम लॉजिक, खुद को सर्व करने के लिए बाउंड है, अपने आप से पैसा नहीं मांग सकता है। और आपके पास यहां पे परसेंटेज आएगी, लेट से 15%। ये तो हो गई आपकी परसेंटेज। तो यहां पे मेरे को मेन क्या बात बतानी थी, ये कैलकुलेशन कि खुद के अपने एम्प्लॉइज नंबर ऑफ आवर्स, ये बड़े जो भी बेसिस है उसको इग्नोर करना है अपने खुद के, ठीक है ना। और ये देख लेना, S1 अगर S2 को सर्व कर रहा है तो S1 के खुद के इग्नोर करने हैं, S2 के इग्नोर करके मत बैठ जाना कहीं, क्योंकि वही मेन है। इसी तरीके से S2 जब S1 को सर्व कर रहा है तो S2 के खुद के इग्नोर करने हैं, S1 के मत कर देना, यहां पे पता चले वो कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे अब इसी से कॉस्ट के बेसिस पे निकालना है। आपको मान लो यहां पे डेटा दिया हुआ है, जैसे P1 P2 के खर्चे दे रखे होंगे, इनके टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट, इसी तरीके से S1 S2 के भी दे रखे हैं बिफोर रीअपोर्शनमेंट। वत्सल अभी पढ़ता हूं। S1 का लेट से खर्चा दिया हुआ है 1 लाख टोटल, S2 का लेट से खर्चा दिया हुआ है टोटल 15 लाख, सॉरी 1.5 लाख। अब मैंने आपको क्या कहा था, सर कॉस्ट के बेसिस पे अगर करना है तो परसेंटेज के बेसिस पे तो करना ही पड़ेगा। आप क्या कहोगे, सर S1 S2 को 20% की सर्विस देता है और S1 का टोटल खर्चा 1 लाख का है। S1 का टोटल खर्चा 1 लाख क्यों है, क्योंकि S1 P1 को कुछ सर्विस देता है, उस पे खर्चा होता है, P2 को कुछ सर्विस देता है, उस पे खर्चा होता है, S2 को कुछ सर्विस देता है, उस पे खर्चा होता है, अपना खुद का काम करता है, उस पे खर्चा होता है। वो सारा मिलाकर 1 लाख हुआ। ठीक, मैं कह रहा हूं इस टोटल खर्चे में से S2 के लिए मैंने खर्चा कितना किया। सर S2 को 20% की सर्विस दी है, तो टोटल खर्चे में से 20% का खर्चा S2 के लिए हुआ है, तो 1 लाख का 20% 20,000। ठीक है जी। इसी तरीके से S2 का टोटल खर्चा 1.5 लाख। ये क्यों होता होगा, P1 को सर्व करता है, P2 को सर्व करता है, S1 को सर्व करता है, अपना खुद का काम करता है, सर उस पर खर्चा होता है, तो ये इसका टोटल खर्चा है। तो सर टोटल में से S2 S1 के लिए कितना खर्चा करता है, S2 S1 को सर्विस कितनी दे रहा है, वो परसेंटेज आपने 15% निकाली है। मतलब S2 का जो टोटल खर्चा है 1.5 लाख का, उसमें से 15% का ये खर्चा S1 के लिए करता है, ये आ जाएगा। अब इस खर्चे के बेसिस पर रैंकिंग कर दोगे। जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा अमाउंट का खर्चा करता है वो बड़ा डिपार्टमेंट है, समझ आ गया। इस बेसिस पर रैंकिंग कर दोगे। सो बेसिकली यहां तक मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, इंटर ट्रांसफर की सिचुएशन में इंटर ट्रांसफर लगाना साइमल्टेनियस इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटर ट्रांसफर की सिचुएशन में अगर स्टेप डाउन लगाना पड़ जाए तो कैसे करोगे, वो मैंने आपको यहां पे बताया। मेरे को बताओ यहां तक की सारी बात क्लियर। वत्सल्य आपका भी डाउट मैंने मर्ज कर दिया है इसमें, बता दीजिए एक बारी। सभी को समझ आ रहा है यार, नींद तो नहीं आ रही और फायदा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है अगर इसी वे में पूरा कॉस्टिंग हम रिवाइज कर दें, मतलब मैं करवा दूं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
वत्सल्य कह रहा सर मस्त रट्टा लगा के आए हो आप। वही तो स्पेशली रट्टा लगाया मैंने बैठ के पूरा दिन। आज कोई क्लास नहीं ली, मैंने कहा आज बच्चों को रिवीजन करानी, आज पूरा रट्टा मारूंगा, ठीक है ना। बस तभी तो मैं जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूं, कहीं भूल ना जाऊं। अच्छा, एक वैभव लिख रहा है सर मोस्टली पहले दो मेथड्स ही आते हैं, बेटा डिपेंड करता है। वैसे तो हाँ, लेकिन कॉस्ट वाला भी मांग सकता है तो आपको मालूम होना चाहिए। क्या कह रहे देवांग? नहीं सर ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, ओके। अब तो देखो संस्कार ने भी बोल दिया सर, कुछ तो इज्जत कर लो सर की, बताओ। खैर देवांग का मैंने रिप्लाई क्यों किया? देवांग से तो मेरे को बात नहीं करनी, आई एम नाराज। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो अब हमारा यहां पे, अच्छा ठीक है वात्सल्या, समझता हूं दिल में भी कितनी इज्जतें हैं तुम्हारे, कोई बात नहीं। यश लिख रहा है अपने बाबू से नाराज। मेरा बाबू नहीं है वो, ओ भाई साहब, आई एम प्रिटी स्ट्रेट। अच्छा अब मेरी बात सुनो, पहले वाला कॉन्सेप्ट हमने कवर्ड अप कर लिया है, जो हमारा अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट वगैरह, ये सारा हमने कर लिया है। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं सर इस चैप्टर के। ये था हमारा मशीन आर रेट। फटाफट से इसके भी सारे न्यूएंसेस वगैरह रिवाइज करते हैं। देखो सर, मशीन आर रेट का जो कॉन्सेप्ट था, अब सुनेंगे ध्यान से। मशीन आर रेट का जो कॉन्सेप्ट था सर, बेहद आसान कॉन्सेप्ट। करना क्या है सर इसमें? क्वेश्चन में जो खर्चे दे रखे हैं, सारे खर्चों को कंपाइल करो, ऐड करो, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स करो, और मशीन आर रेट आ गया, खत्म। बताओ गजब बात हो गई, इतना आसान। अब नहीं बोलूंगा खैर मैं कि इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिख दो, इस टाइम पे मत लिखना चिट्ठी, अब जो है वही कर लो। तो सर यहां पे सिंपल सी बात, आप फॉर्मेट बनाते हो, खर्चे लिखते हो सारे, और बाद में डिवाइड कर देते हो इफेक्टिव आवर्स से। मैं यहां पे सीधा सीधा नुएंसेस की बात करता हूं सर। सबसे पहले इफेक्टिव आवर्स क्या है? इफेक्टिव आवर्स है सर प्रोडक्टिव आवर्स। ध्यान से सुनते जाइएगा। प्रोडक्टिव आवर्स कैसे निकलता है सर? टोटल आवर्स माइनस अनप्रोडक्टिव आवर्स। बस ये आपने कर दिया, आपके पास प्रोडक्टिव आवर्स आ गए, उससे डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब सर यहां पे आपके पास एक एक करके अब दिक्कत आती है यहीं पे अनप्रोडक्टिव में, इसके केसेस लाऊंगा अब मैं, और ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सर सबसे पहले आपको क्वेश्चन ने अनप्रोडक्टिव आवर्स में कौन से आवर्स हैं, सेटअप है, मेंटेनेंस है, ये कुछ बता ही नहीं रखा, बस बोल रखा है। मान लो मैं कह दूं टोटल आवर्स मेरे 9200 हैं और 1200 घंटे मैं कह दूं मेरे अनप्रोडक्टिव हैं, बस मैंने बताया ही नहीं मेंटेनेंस है या सेटअप है, कुछ बताया ही नहीं है। अब सर बड़ी सिंपल सी बात है, आप जब यहां पे फॉर्मेट बनाओगे, एक्सपेंसेस लिखोगे, यहां पे आपके पास टोटल ओवरहेड्स आएंगे डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स लिखोगे आप यहां पे, तो यहां पे तो आप क्या करोगे, टोटल आवर्स 9200, अनप्रोडक्टिव आपके 1200 हैं। अब चाहे मेंटेनेंस हो या सेटअप हो कोई दिक्कत है नहीं, अनप्रोडक्टिव है ना, नहीं बताया कोई बात नहीं, और 8000 घंटों से आप यहां पे डिवाइड कर दोगे। लेकिन यहां पे अब दिक्कत आती है एक्सपेंसेस निकालने में, और यहां पे मेजरली दिक्कत आती है इलेक्ट्रिसिटी। अब सर इलेक्ट्रिसिटी में मान लो मैं आपको कह दूं सर 1 घंटे में लेट्स से 2 यूनिट्स कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिसिटी की, 1 घंटे में 2 यूनिट्स कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और 1 यूनिट का रेट है 10 रुपए। अब सर यहां पे आपके इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे की 2 कैलकुलेशन बन सकती हैं। एक कैलकुलेशन तो आपकी ये बन सकती है 9200 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10। बेसिकली यहां पे कैलकुलेशन का लॉजिक तो सिंपल है कि भाई 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 9200 आवर्स में कितनी यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स आई इलेक्ट्रिसिटी की, 1 यूनिट का खर्चा, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। या फिर सर आप इसी कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हो, 9200 माइनस 1200 इंटू 2 इंटू 10, ऐसे भी कर सकते हो। सर पेपर में कौन सा करना है? बेटा पहली बात दोनों सही है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो, दोनों सही है, दोनों अजम्पशन बेस्ड है। मैं फटाफट से वो अजम्पशन भी क्लियर कर देता हूं। सर यहां पे आपको क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया सेटअप है या मेंटेनेंस है, तो देखो दोनों के लॉजिक क्या है, फटाफट से बता रहा हूं। पहली चीज, जैसे यहां पे जब मैंने 1200 घंटे माइनस किया, यहां पे एक तरह से मैंने इस 1200 घंटे को क्या माना है, मान लो पावर कट लग गया,
और पावर कट लगने की वजह से फैक्ट्री बंद है 1200 घंटे। ये एक ही बारी में नहीं होंगे, अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे। पावर कट लगने की वजह से फैक्ट्री बंद है, तो सर इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंज्यूम हुई होगी 1200 घंटों पे? अगर मैं इसको अनप्रोडक्टिव बोला हुआ है क्वेश्चन ने, और मैं इसको ऐसा अनप्रोडक्टिव मान लेता हूं कि फैक्ट्री ही बंद हो जाए उससे, तो सर फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी नहीं आया होगा, तो आपको यह करना है। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं कि सर, जैसे मैं आपका एग्जांपल दे देता हूं, ये बेसिकली क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल देके आपको साथ के साथ ये बात क्लियर कर रहा हूं। अगर बोला है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर मैं आपको यहां पे ये बोल दूं कि मैंने आपको टारगेट दिया सर 4 क्वेश्चन करने हैं और 40 मिनट लगने चाहिए, 4 क्वेश्चन लगने हैं, 40 मिनट लगने चाहिए, बीच में अटकोगे, सॉल्यूशन रेफर करना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, वो सारा टाइम भी मैं इसमें मर्ज कर चुका हूं। 4 क्वेश्चन 40 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। और आपको याद होगा यही एग्जांपल जब मैंने क्लासेस में दिया था तो 4 क्वेश्चन 4 घंटे का दिया था। अब आप 40 मिनट तक पहुंच गए होंगे एक्सपेक्टेडली। अच्छा, आपने सर यही काम 70 मिनट में किया, बताओ गजब बात, नालायक हैं आप। अब मैंने आपको कहा यार 4 घंटे का काम 40 मिनट में होना चाहिए था, 70 मिनट में क्यों हुआ? आपने कहा सर देखो ऐसा है, हम ना एक क्वेश्चन करते थे, फिर स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह खोल लेते थे, सोशल मीडिया खोल लेते थे, वहां पे टाइम लग जाता था। इस वजह से काम 40 मिनट का ही था, हम कर देते 40 मिनट में, लेकिन हमने किया नहीं। हम इस तरीके से सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए, जिस वजह से 70 मिनट पे काम हुआ। अब यार एक बात सोचो, मान लो आप ये क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट में एक रूम में बैठ के कर रहे हो। अब आपको मैंने 40 मिनट का टारगेट दिया था, आपने 70 मिनट में काम किया, 30 मिनट्स जो एक्स्ट्रा लगाए, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़ा ना कर दिए, ये है तो अनप्रोडक्टिव। लेकिन सर जिस रूम में बैठ के आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, उस रूम का लाइट, पंखा, एसी वगैरह तो आपने चला रखा है, इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी वजह से कंज्यूम हुई है। कहने का मतलब है अनप्रोडक्टिव है, लेकिन खर्चा तो आएगा। और अगर इस तरीके का आप इसको अज्यूम करते हो, ये इस तरीके का अनप्रोडक्टिव है, तो सर फिर ये वाली कैलकुलेशन सही है। मेरी बात समझ आई? कहने का मतलब है क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा बोल रखा है कि पावर कट वगैरह जैसी कोई चीज है, मशीन फेलियर जैसी कोई चीज है, तो सर ये कैलकुलेशन बनेगी, जिस वजह से अनप्रोडक्टिव है। क्वेश्चन ने अगर आपको बोल रखा है कि एफिशिएंसी की कमी थी, एफिशिएंसी की कमी की वजह से अनप्रोडक्टिव आया है, अगर एफिशिएंसी की कमी की वजह से अनप्रोडक्टिव आया तो सर ये वाली कैलकुलेशन है। और मैं कहता हूं अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं है, क्वेश्चन ने कहा है अनप्रोडक्टिव है, तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। और क्लासेस में मैंने आपको कौन सी अजम्पशन करने को बोला है? सिंपल क्रक्स, सर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, खर्चा निकालने के लिए भी माइनस करिए, इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए भी माइनस करिए, यहां से भी माइनस करिए, ये वाली कैलकुलेशन करिए, इफेक्टिव आवर्स के लिए भी माइनस करिए, कोई कंफ्यूजन ही मत रखिए, एक सिंगल अजम्पशन फॉलो करिए। लेकिन सर ये ध्यान रखना, इसको लिखना पड़ेगा, मतलब आपको नोट में लिखना पड़ेगा, यू हैव अज्यूम्ड कि 1200 घंटे अनप्रोडक्टिव है एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर ऑल्सो डजंट इंकर ऑन अनप्रोडक्टिव आवर्स। इस तरीके से आपको अजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी, जो बिल्कुल सही संस्कार। अच्छा, इसके बाद सर बात आती है अनप्रोडक्टिव में आपके 2 तरीके के टाइम हो सकते हैं और अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं क्वेश्चन की। या तो सर यहां पे सेटअप दिया हो सकता है, या यहां पे मेंटेनेंस दिया हो सकता है। देखो पहले तो कॉन्सेप्चुअल वाइज जो आपका मेंटेनेंस का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा आपका अनप्रोडक्टिव है, बोला हो क्वेश्चन ने, ना बोला हो क्वेश्चन ने। और मेंटेनेंस के खर्चे पे मैं लिख भी देता हूं सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है जी। और सर खर्चे की अगर बात करूं तो इस पे खर्चा भी कभी इंकर नहीं होता। सिंपल सी बात सोच लो ना, यहां पे मैं कौन से खर्चे की बात करता हूं? सर पावर के खर्चे की बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे की बात करता हूं। मशीन अगर बंद पड़ी है, देखो मेंटेनेंस चल रहा है मशीन का, रिपेयर चल रहा है मशीन का, मशीन बंद पड़ी है तो पावर का खर्चा ही नहीं आ रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है मेंटेनेंस के टाइम पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अनप्रोडक्टिव भी है और पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी नहीं आ रहा। कहने का मतलब है मेंटेनेंस के टाइम को खर्चा निकालने के लिए भी माइनस करिए और इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए भी माइनस करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ना ही कभी क्वेश्चन में इसके रिलेटेड कुछ केस आएगा। केस आता है तो यहां पे आता है सेटअप का टाइम आपका अनप्रोडक्टिव तो है सर, ये तो क्वेश्चन अगर कुछ और बोल दे तो अलग बात है, कॉन्सेप्चुअली अनप्रोडक्टिव है, प्रोडक्शन नहीं बोल रही है इसमें। वॉइस ब्रेक डांस कर रही है सर, अरे यार
तो सर यहां पे अब ओवरहेड्स में मशीन आर रेट के कॉन्सेप्ट में दो तरीकों के टाइम आते हैं, एक होता है सेटअप का टाइम, एक होता है मेंटेनेंस का टाइम। अब सर सेटअप और मेंटेनेंस दोनों के टाइम में हमें बात क्या करनी है कि जो हम टोटल खर्चा निकालते हैं, टोटल खर्चा निकालने के लिए इन आवर्स को कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और उसके बाद जब हम इफेक्टिव आवर्स निकालते हैं वहां पे इसको क्या माना जाएगा। कहने का मतलब है खर्चा निकालने के लिए माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, और डिवाइड करने के लिए वाले आवर्स के लिए माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, वो बात हमें यहां पे करनी थी। हाँ ठीक है देवांग, कोई बात नहीं। अच्छा, अब सर मेंटेनेंस में सबसे पहले तो हमने यहां पे ये बात करी हुई है, अपनी क्लासेस में हमने ये कॉन्सेप्ट समझा हुआ है कि सर मेंटेनेंस का टाइम हमेशा आपका अनप्रोडक्टिव है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। क्वेश्चन कुछ और बोले ना बोले, कुछ भी हो जाए, मेंटेनेंस का टाइम इज ऑलवेज अनप्रोडक्टिव। मतलब इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए ये माइनस होगा ही होगा, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद खर्चा निकालने के लिए, और खर्चे में भी सर मैं कौन से खर्चे की बात कर रहा हूं यहां पे, इलेक्ट्रिसिटी और पावर का खर्चा। वैसे तो मेजरली क्वेश्चंस में आपके पास इस केस में पावर का खर्चा आता है, तो मेजरली मैं यहां पे पावर के खर्चे को निकालने की बात कर रहा हूं। तो मेंटेनेंस का टाइम क्या करेंगे सर? सर पावर का खर्चा निकालने के लिए भी जो टोटल आवर्स होंगे उसमें से आप मेंटेनेंस का टाइम माइनस करेंगे, और ये जो रिमेनिंग आवर्स बचेंगे, टोटल आवर्स माइनस मेंटेनेंस, जो रिमेनिंग आवर्स बचेंगे उस पे आप पावर का खर्चा निकालेंगे, फॉर द सिंपल रीजन। अच्छा, इसके लिए कोई अजम्पशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये है कॉन्सेप्ट। उसका रीजन ये है सर, मेंटेनेंस के टाइम पे मशीन बंद पड़ी हुई है। जब मशीन ही बंद पड़ी हुई है, पहली बात प्रोडक्शन नहीं हो रही है, दूसरी बात जब सर मशीन बंद ही पड़ी हुई है तो उस टाइम पे पावर भी क्या लगी होगी, पावर का भी खर्चा नहीं आया होगा मशीन के ऊपर। तो इसलिए उन आवर्स को हटाना पड़ेगा, रिमेनिंग आवर्स में मेंटेनेंस का खर्चा निकालना। बात आती है सर अब सेटअप की। अब सेटअप की बात हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहला है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई अलग से नहीं है कि इसका क्या करना है, तो क्वेश्चन में सेटअप के रिगार्डिंग कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो आप क्या करोगे? पहली बात मैंने आपको क्लासेस में, अब इन शॉर्ट सीधा सीधा क्रक्स बता रहा हूं सर, हमने क्लासेस में यही बात करी है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, सेटअप के टाइम को अनप्रोडक्टिव मानिए, और सेटअप के टाइम पे मान लिया खर्चा भी नहीं आया, मतलब सेटअप का टाइम खर्चा निकालने के लिए भी माइनस करिए, इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए भी माइनस करिए, एज सिंपल एज दैट। कहने का मतलब है चाहे सेटअप हो चाहे मेंटेनेंस हो, अगर सवाल ने कुछ नहीं कहा, सेटअप और मेंटेनेंस दोनों ही इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए भी माइनस होंगे, और दोनों ही खर्चा निकालने के लिए भी माइनस होंगे, एज सिंपल एज दैट। लेकिन सर अब बात आती है, अगर सेटअप का टाइम क्वेश्चन ने कुछ बोला है। देखो वैसे तो सेटअप का टाइम, यहां पे आप सेटअप के टाइम पे ये भी मान सकते हो, मैंने आपको क्लासेस में ये वाली अजम्पशन फॉलो करवाई है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऐसा मान सकते हो कि सेटअप के टाइम पे खर्चा आया होगा, मतलब खर्चा निकालने के लिए सेटअप का टाइम इंक्लूडेड रख भी सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक ही अजम्पशन फॉलो करिएगा। बेसिकली यहां पे कॉन्सेप्ट क्या बनता है, सेटअप का टाइम दो तरीकों का हो सकता है, जैसे मैंने आपको क्लासेस में एग्जांपल में बताया हुआ है। वही एग्जांपल एक तरह से रिट्रेट करूंगा। एक सेटअप का टाइम होता है मशीन को हीटअप वगैरह करने का, कि सुबह सुबह जब शिफ्ट चालू हुई, मशीन के पार्ट्स को असेंबल कर दिया, अब मशीन को रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने के लिए आपने बटन दबा दिया। लेकिन ये तो नहीं है ना कि इधर से बटन दबाया उधर मैन्युफैक्चरिंग चालू, कुछ देर लगेगी मशीन को हीटअप होने में, इंजन को हीटअप होने में, एक्चुअली में प्रोडक्शन करने के लायक बनने में। एक होता है सर वो वाला सेटअप का टाइम, एक होता है सर मशीन के पार्ट्स को असेंबल करना, रोज सुबह सुबह शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले असेंबल करने का जो टाइम होता है वो भी हो सकता है सर सेटअप, ये भी सेटअप है। अब अगर सेटअप का टाइम असेंबल करने वाला है तो सर इस पे पावर का खर्चा नहीं आया होगा, मतलब एक्सपेंस निकालने के लिए माइनस होगा। अगर सर ये सेटअप का टाइम हीटअप वाला है तो सर पावर का खर्चा तो आना शुरू हो गया, प्रोडक्शन नहीं हो रही वो अलग बात है, लेकिन मशीन का बटन ऑन कर चुके हो सर, इलेक्ट्रिसिटी पावर का तो खर्चा आना शुरू हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी पावर का खर्चा आना शुरू हो गया तो इस केस में जब आप खर्चा निकालोगे तो सेटअप के टाइम को खर्चा निकालने के लिए इंक्लूड करोगे। लेकिन दोनों ही केस में सर ये अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि चाहे आप सेटअप के टाइम पे मशीन के पार्ट्स को असेंबल कर रहे हो, चाहे आप सेटअप के टाइम पे मशीन को हीटअप कर रहे हो, प्रोडक्शन तो नहीं हो रही है उस टाइम पे, तो है तो अनप्रोडक्टिव। बात कर रहा था खर्चा आएगा या नहीं आएगा। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप डिवाइड करने के लिए भी माइनस करिए, खर्चा निकालने के लिए माइनस करिए। क्वेश्चन कई बार इनडायरेक्टली बोलता है, डायरेक्टली नहीं बोलता, तो इनडायरेक्टली कैसे बोलेगा? सेटअप का वक्त हीटअप का टाइम है,
तो अगर हीटअप का टाइम बोल दिया क्वेश्चन ने सेटअप के टाइम को, तो पावर का खर्चा आएगा। मतलब डिवाइड करने के लिए माइनस करेंगे, लेकिन खर्चा निकालने के लिए ऐड रखेंगे। और अगर क्वेश्चन ने बोल दिया सेटअप का टाइम असेंबल करने वाला है, तो असेंबल करने वाला अगर सेटअप का टाइम है तो सर डिवाइड करने के लिए भी माइनस करेंगे, खर्चा निकालने के लिए भी माइनस करेंगे। ये बात हमने यहां पे करी थी। इसके अलावा सर यहां पे एक चीज और आ जाती है, जैसे एक क्वेश्चन की रेफरेंस लेके मैं बात करता हूं, उस क्वेश्चन में आपको इस तरीके की बात कर रखी थी कि सर टोटल आवर्स 208 आवर्स हैं, जिसमें से क्वेश्चन ने बोला था, ये क्लास का ही क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन ने बोला था कि सर 8 घंटे तो हमारे मेंटेनेंस के हैं, ठीक है जी सर, 20 घंटे हमारे सेटअप के हैं, बहुत बढ़िया, और सर 180 घंटे हमारे रिमेनिंग रनिंग के टाइम। अब जो मेरा मेन 180 घंटे है रनिंग है, ये तो सर प्रोडक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ बोले ना बोले ये प्रोडक्टिव है, मेन प्रोडक्शन इसी में ही हुई है। और सर जो मेंटेनेंस है इसके बारे में भी क्वेश्चन कुछ बोले या ना बोले ये अनप्रोडक्टिव है। लेकिन सर सेटअप के टाइम के बारे में सवाल ने स्पेसिफिकली वहां पे क्या बोल दिया कि सर ये प्रोडक्टिव है। बहुत बढ़िया बात है, सेटअप का टाइम अगर प्रोडक्टिव है, इस पे मैं खर्चा भी इंकर कर लूंगा, और प्रोडक्टिव है तो डिवाइड करने के लिए भी माइनस नहीं करूंगा। तो अगर क्वेश्चन बस इतनी सी बात बोल दे, इतना जितना मैंने यहां पे लिखा है, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंस कितने घंटों पे निकालोगे। एक्सपेंस की जब मैं बात करता हूं, मैं पावर या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, बाकी खर्चों में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्सपेंस कितने घंटों पे निकालोगे, सर टोटल 208 घंटे हैं, जिसमें से 8 घंटे मेंटेनेंस के, इसको हटा देंगे, बाकी 200 घंटों पे आपका एक्सपेंस निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर्स कितने, बेसिकली प्रोडक्टिव आवर्स 208 माइनस यही अनप्रोडक्टिव है, बस 200 घंटों से आप डिवाइड कर दोगे, आपके पास एक रेट आ जाएगा, खत्म। लेकिन अब क्वेश्चन ने इस क्वेश्चन को बढ़ाया और क्वेश्चन ने बोला सर सेटअप का टाइम प्रोडक्टिव तो है, लेकिन इस पे पावर का खर्चा नहीं होता है। मेंटेनेंस पे तो पावर का खर्चा वैसे ही नहीं होता, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, यहां पे तो स्पेसिफाइड है, क्योंकि मेंटेनेंस के टाइम पे मशीन ही बंद है, तो पावर का खर्चा हो नहीं सकता। लेकिन सेटअप का टाइम दो प्रोडक्टिव, बट पावर इज नॉट इंकर्ड। अच्छा ये रनिंग है, इस पे तो पावर का खर्चा होगा ही होगा। अब सर यहां पे बड़ी दिक्कत है। अब इस क्वेश्चन में मेरी बात सुनिए, आप इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हो। किस केस में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो एक तरीका तो ये है कि क्वेश्चन ने जैसे बोला है ना, आप वैसे कर दो, कोई कॉन्सेप्ट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 180 घंटे प्रोडक्टिव है, 20 घंटे भी प्रोडक्टिव है, 8 घंटे अनप्रोडक्टिव है, लेकिन पावर का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 180 घंटों पे आता है। 8 घंटों पे पावर का खर्चा आएगा नहीं, अनप्रोडक्टिव है, मशीन बंद है, और 20 घंटों पे पावर का खर्चा आएगा नहीं, क्वेश्चन ने बोल दिया। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंसेस जो हैं, ये है केस 1 या ऑप्शन 1, या तो ऐसे सॉल्व करूंगा, मैं क्या करूंगा, सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लूंगा, और पावर का खर्चा, अगर इन एक्सपेंसेस में मैं पावर के खर्चे की बात करूं, 208 घंटे हैं, 8 घंटे मेंटेनेंस के, उस पर पावर का खर्चा नहीं आता, 20 घंटे सेटअप के हैं, उसके लिए क्वेश्चन ने बोल दिया सेटअप और पावर का खर्चा नहीं आता, तो पावर का खर्चा 180 घंटों पे निकाल दूंगा, जो भी रेट होगा, और यहां पे खर्चे आ जाएंगे। टोटल खर्चे आ गए, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स। अब जब डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स करूंगा, इफेक्टिव मतलब प्रोडक्टिव आवर्स, टोटल 208 घंटे थे सर, सिर्फ 8 घंटे मेंटेनेंस वाले अनप्रोडक्टिव थे, 20 घंटे सेटअप वाले भी प्रोडक्टिव हैं, 180 घंटे रनिंग वाले तो है ही प्रोडक्टिव, तो मतलब 200 घंटों से मैं यहां पे डिवाइड कर दूंगा, और यहां पे एक रेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। ऑल्दो इस आंसर में एक फॉल्ट है, एक कॉन्सेप्चुअल फॉल्ट है, जो कि आपने क्लासेस में सुना हुआ है। क्या फॉल्ट है सर, पहले आप खुद खर्चा निकालते हुए पावर का खर्चा कह रहे हो 180 घंटों पे आया, फिर खुद ही उस खर्चे को 200 घंटों पे डाल रहे हो। फॉल्ट समझ गए, जो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि पहले खुद ही पावर का खर्चा निकाल रहे हो 180 घंटों पे, और फिर खुद ही उस खर्चे को 200 घंटों पे डाल रहे हो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने मेरे को इस बात को ठीक करने के लिए कहा नहीं है। लेकिन केस 2, अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कह दे कि 2 टीयर मशीन आर रेट निकालिए, 2 टीयर मशीन आर रेट का मतलब क्या है कि सेटअप का अलग रेट निकालिए, रनिंग का अलग रेट निकालिए, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर पावर के खर्चे में दिक्कत थी ना, जो भी दिक्कत थी वो पावर के खर्चे में थी, बाकी खर्चों में तो कोई दिक्कत नहीं थी। सेटअप का टाइम भी प्रोडक्टिव है, रनिंग का टाइम भी प्रोडक्टिव है, अगर मैं पावर के खर्चे को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी खर्चे हैं वो प्रोडक्ट इस पे भी हो रहे हैं, वो इस पे भी हो रहे हैं, तो बाकी सारे खर्चे
तो 20 घंटे वाले सेटअप पे भी हो रहे हैं, 180 घंटे वाले रनिंग पे भी हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बाकी सारे खर्चे निकाल लूंगा। ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पावर, ये सारे खर्चे आ जाएंगे। पावर को नहीं लिखूंगा यहां पे, डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर्स वही टोटल 208 माइनस 8 घंटे गए, बाकी 20 घंटे भी प्रोडक्टिव थे और 180 घंटे रनिंग वाले भी प्रोडक्टिव थे, 200 घंटों से डिवाइड कर दूंगा। यहां पे एक रेट आ जाएगा, रेट एक्सेप्ट पावर। इसमें पावर का रेट नहीं है क्योंकि पावर का खर्चा इंक्लूड किया नहीं था। कहने का मतलब यह है बाकी सारे खर्चे सेटअप के भी टाइम पे हैं, रनिंग पे भी हैं, मतलब 20 घंटों पे भी आए हैं, 180 घंटों पे, तो बाकी सारे खर्चों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं थी। वो आए भी 200 घंटों पे थे, उनको डाला भी 200 घंटों पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर आप एक काम करना, 2 कॉलम बना देना, एक सेटअप का, एक रनिंग का। अब सर रेट एक्सेप्ट पावर जो आपने निकाला है, ये जो रेट है ये तो सर पूरे के पूरे 200 घंटों के लिए है, मतलब सेटअप वाले 20 घंटों के लिए भी है, रनिंग वाले 180 घंटों पे के लिए भी है। तो ये रेट तो सर यहां पे भी लिख देना, ये रेट सर यहां पे भी लिख देना। उसके बाद जो रनिंग का टाइम है उस पे पावर का खर्चा आता है, सेटअप पे पावर का खर्चा नहीं है, तो एक काम करना, पावर का खर्चा अलग से ऐड कर देना, पावर पर आवर। वो यहां नहीं आएगा क्योंकि सेटअप के 20 घंटों पे बाकी खर्चे आते हैं, पावर नहीं आता है, और वो पर आवर का पावर का खर्चा यहां पे ऐड कर देना रनिंग में। तो रनिंग का जो यहां से आपके पास टोटल रेट आएगा उसमें ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पावर भी है और पावर भी है, और जो यहां से सेटअप का रेट आएगा उसमें सिर्फ ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पावर है, पावर का खर्चा नहीं है। वही क्वेश्चन ने बोला था। मेरे कहने का मतलब है यहां से क्रक्स ये भी निकला कि सर इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए 2 टियर मशीन आर रेट आप तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर आपके मन में आता है कि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है लेकिन आप उसको 2 टियर से ही करना चाहते हैं, तो बेटा वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस आप लिख देंगे नोट में कि यू हैव अप्लाइड द 2 टियर मशीन आर रेट मेथड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। उसके बाद तो बेसिकली यहां पे आपकी सेटअप मेंटेनेंस की भी जितनी बातें थी, इफेक्टिव आवर से रिलेटेड जितनी बातें थी वो खत्म हो जाती हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में पॉइंट आया था सर, उस क्वेश्चन में इस तरीके की कुछ बात थी कि जैसे मैं आपके सामने फिक्टिशियस डेटा रख रहा हूं, टोटल आवर्स लेट से 5000 घंटे हैं, सेटअप लेट से 200 घंटे हैं, और मेंटेनेंस लेट से 100 घंटे हैं। अब सर जब आप पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों का खर्चा निकाल रहे होगे तो जैसे अभी तक मैंने बात करी है, या तो आप 5000 माइनस 200 सेटअप भी माइनस कर रहे होंगे, माइनस 100 मेंटेनेंस भी माइनस कर रहे होंगे, या आप सेटअप माइनस नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ मेंटेनेंस माइनस कर रहे होंगे, जैसे अभी तक हमने सीखा आप वैसे कर रहे होंगे। लेकिन सर उस क्वेश्चन में ना डेप्रिसिएशन भी नंबर ऑफ आवर्स में था। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा था कि एसेट की जो लाइफ है, सॉरी एसेट की जो कॉस्ट है वो लेट से 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू लेट से 1 लाख है, और एसेट की जो लाइफ है वो नंबर ऑफ ईयर्स में ना बता के वो आपको नंबर ऑफ आवर्स में बता रखी थी। लेट से लाइफ 10,000 घंटे है, या लाइफ मैं यहां पे 2 लाख घंटे लिख देता हूं एग्जांपल के लिए। अब सर डेप्रिसिएशन का जब मैं यह फॉर्मूला लगाऊंगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं नंबर ऑफ आवर्स में, तो ये तो सर 1 घंटे की डेप्रिसिएशन निकल गई। अब बात यह है यहां से 1 आवर की डेप्रिसिएशन निकल गई है, इसको मल्टीप्लाई बाय करना है। तो कहने का मतलब है डेप्रिसिएशन का खर्चा निकालने के लिए क्या सेटअप का टाइम और मेंटेनेंस का टाइम माइनस करूं? नहीं सर, जब आप डेप्रिसिएशन का खर्चा निकाल रहे होगे तो पूरे टोटल आवर से मल्टीप्लाई करना है। अब चाहे सेटअप मेंटेनेंस का टाइम अनप्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, चाहे उस पर कुछ ही हो रहा हो, सर डेप्रिसिएशन टोटल आवर्स पे निकलेगी। फॉर द सिंपल रीजन मशीन खाली भी पड़ी रहेगी तो वक्त के साथ साथ उसमें वियर एंड टियर आएगा, वो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स्ड है, क्योंकि बिल्कुल सही बात। तो सर डेप्रिसिएशन में ध्यान रखना कहीं यहां पे अप्लाई कराओ उसको, ठीक है ना? बात समझ में आई आपको? अच्छा।